देखो बच्चों, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन से पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में हम वो पढ़ चुके हैं बच्चों, किसका, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें भी प्रतिरोधों को भी 2 या 2 से अधिक जब प्रतिरोध होते हैं, ऐसे ये मान लो एक प्रतिरोध है, हमने आपको प्रतिरोध का चिन्ह बताया था कि नहीं, प्रतिरोध का चिन्ह ये है। ठीक है, देखो इधर इस तरीके से प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, समझना ध्यान से। ठीक, तो इनको जोड़ते क्यों है, समझिए पहले। किसी परिपथ में अगर मान लो ये प्रयोग जो प्रयोगशाला की जाती है, प्रयोगशाला में उसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हैं। ये जो पहला प्रतिरोध मान लेते हैं 4 ओम का है। कितने ओम का है, 4 ओम का। ये है 2 ओम का। ये है कितने ओम का, 2 ओम का। तो अब हमें क्या जरूरत है, हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है। कितने, 2। एक 4 ओम का है, एक 2 ओम का है। लेकिन जो हम परिपथ सर्किट बना रहे हैं उसमें हमें एक ऐसा प्रतिरोध चाहिए जिसका कुल मिलाकर के जो प्रतिरोध हो जाए वो 6 ओम का हो जाए या 6 से ज़्यादा हो जाए। तो इसको किस क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें कि समांतर क्रम में जोड़ें। अगर ऐसी जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक क्रम है, श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। या फिर हमें अगर ऐसी जरूरत पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे न 4 ओम का प्रतिरोध चाहिए न 2 ओम का चाहिए, हमें 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए। कितने ओम का, 1 ओम का। तो हम किस क्रम में इसको जोड़ें, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कभी कभी जब परिपथ होते हैं ये बिजली वाले, तो उन परिपथों में प्रतिरोधों का कभी कभी ज़्यादा मान जरूरत पड़ जाता है और कभी कभी कम मान जरूरत पड़ जाता है। तो हमारे पास जितने प्रतिरोध हैं उन्हीं प्रतिरोधों को हम या तो श्रेणी क्रम में जोड़ दें या समांतर क्रम में जोड़ दें। इनको जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधों का मान बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जिस प्रकार संधारित्रों का संयोजन भी 2 प्रकार का होता है, उसी तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन भी 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा, श्रेणी क्रम और दूसरा कौन सा, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम वाला संयोजन। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 प्रतिरोध है, एक पहला एक दूसरा। समझना इसको ध्यान से आप लोग। तो 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन प्रतिरोधों के सिरे होते हैं। हमने आपको बताया था कि नहीं, ये सिरा, इसका ये सिरा। तो ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। और ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका भी ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, यदि 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 किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। देखो ये इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा है कि नहीं, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। अब फिर आगे और अगर है तो तीसरा भी प्रतिरोध है, तो तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इस दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अगर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में बस आप इतना याद कर लो, एक के बाद एक के बाद एक रखे रहते हैं। ठीक, जैसे हाथ पकड़ के कुछ लोग खड़े हो जाओ कि ऐसे है ना, लाइन बनती चली जाएगी कि नहीं। तो ये कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों को, ये जो पहला प्रतिरोध है इस प्रतिरोध का नाम हम दे देते हैं R1। कितना देते हैं, R1। दूसरा जो प्रतिरोध है इसका नाम हम दे देते हैं R2। ठीक है, समझ पाए। अब क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, एक बैटरी से। यहाँ समझते रहना बच्चों, इस बैटरी से जोड़ेंगे। और बैटरी का प्रतीक हमने आपको उस दिन बताया था, है ना। तो इस तरीके का कुछ बैटरी का प्रतीक होता है। क्लियर। और यहाँ पे हम कुंजी लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये कुंजी है। कुंजी का मतलब जब ये डॉट लगा होता है मतलब धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो देखो अभी ये क्या है, प्लस, ये बैटरी का माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस सिरा आएगा यहाँ पे। इतना समझ पाए। अब देखो, अब यहाँ पे समझोगे आप लोग पहले, जो ये पहला प्रतिरोध R1 है इसका ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है इसका नाम हम देते हैं A। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिले हैं इसका नाम हम देते हैं B। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम देते हैं C। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ABCD, ABC 3 नाम दे दिए हमने, 3 किनारे। ठीक है, अब B में 2 लोग जुड़े हुए हैं, B में 2 लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आप क्या समझोगे, हमने मान लिया कि जो ये आपका बैटरी है, इस बैटरी में जो विभव है वो कितना है, V। कितना है, V। अच्छा, अब जैसे ही प्लग हम लगाएंगे अर्थात धारा बहना चालू हो जाएगी कि नहीं। अब धारा जो है वो कैसे जाएगी, आप तुरंत देख रहे हो। धारा आप जानते हो प्लस सिरे से निकलती है, अब माइनस सिरे में जाएगी। ठीक, तो धारा यहाँ से निकलेगी प्लस सिरे से होते हुए ऐसे जाएगी। तो जब ये धारा ऐसे जाएगी तो देखेंगे क्या भैया, एक ये प्रतिरोध है, कि ये प्रतिरोध है, इसी प्रतिरोध में से तो होती ही जाएगी। तो ये धारा ऐसे जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे आप समझो, चाहे जितने प्रतिरोध तुम श्रेणी क्रम में लगाते चले जाओ,
चाहे जितने प्रतिरोध तुम 1 2 3 4 5 लगाते चले जाओ, सब श्रेणी क्रम में, लेकिन जो धारा यहाँ से जा रही है, मान लिया वह धारा जो है उस कितनी है, आई है, कितनी है, आई। तो पहले प्रतिरोध से भाई आई धारा, आई अगर गई यहाँ से तो पहले से भी आई निकलेगी, दूसरे से भी आई निकलेगी और तीसरे से भी आई निकलेगी। नहीं समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे मान लो कि ये पतला पाइप है, इसके आगे फिर ये एक मोटा पाइप और लगा हुआ है, इसके आगे एक और मोटा पाइप लगा हुआ है। तो अगर पानी बहाओगे, मान लो तुम पानी के यहाँ से जितना बहाओगे तो जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना पानी यहाँ से जाएगा, उतना पानी वहाँ से जाएगा, जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार अगर आई धारा यहाँ से बहा रहे हो तो पहले प्रतिरोध से जितनी धारा आई जा रही है, दूसरे प्रतिरोध से भी उतनी ही धारा आई ही जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी हम यहाँ पे जान चुके हैं कि पहले प्रतिरोध से पूछेगा कितनी धारा जा रही है, तो पहले प्रतिरोध से आई धारा ही जाएगी। कितनी जाएगी? आई। दूसरे प्रतिरोध से भी आई धारा ही जाएगी। अब तीसरा अगर लगा होगा तो तीसरे से भी आई, अब फिर घूम करके फिर से अपना ये इसमें आ जाएगी बैटरी में। ऐसे चक्कर लगाती रहती है धारा। क्लियर? इतनी बात क्लियर? तो और लेकिन अब यहाँ पे एक और समझो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट देखो कितने हैं पॉइंट। तो एक तो पॉइंट ये है ए बी, एक पॉइंट कितना है, ए बी, और एक पॉइंट और देख रहे हो बी सी। एक ए बी है और एक बी सी, दिख रहा है कि नहीं? तो एक तो सिरा इनका है इस प्रतिरोध का और एक सिरा इसका है। तो जो विभव है यहाँ पे, विभव बैटरी का, तो विभव जो होता है जितने सिरे होते हैं उतने सिरों में वो बट जाता है। बात समझना मेरी बात, ये देखो समझ लो, जितना हम बताते रहे ना आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी ये, ठीक है? पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे धारा बटा था कि विभव बटा था। तो हमने क्या बताया, सिरे कितने हैं, 2। एक सिरा ये है ए बी और एक सिरा क्या है, बी सी। तो तुम्हारा जो विभव है, विभव जितने सिरे हैं उन सिरों में ये बट जाएगा। तो विभव जो तुम्हारा है ए बी में, यहाँ से यहाँ तक विभव अलग हो जाएगा। नहीं समझ पाए? यहाँ से यहाँ तक विभव अलग हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी विभव अलग। बात समझना, देखो विभव अपने हिसाब से बटेगा, मतलब जितनी क्षमता इसकी होगी प्रतिरोध की उतना ही विभव अपना बढ़ जाएगा यहाँ। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो विभव बटा है, टोटल विभव कितना था, V, टोटल कितना था V। तो यहाँ पे विभव जो बट गया वो कितना हो गया, V1। कितना हो गया, और यहाँ पे विभव जो बटा है इसको मान लिया V2। यहाँ तक समझ पाए? विभव यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं, इतना समझ पाए? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो ये बात हम लिख देते हैं पहले। यहाँ पे हमने क्या बताया बच्चों कि यहाँ पे देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 2 ही प्रतिरोध हमने जोड़े हैं। इसके अलावा तुम 3 जोड़ सकते हो, 4 जोड़ सकते हो श्रेणी क्रम में, तो 2 जोड़े हैं। तो हमने क्या बताया, जो धारा है वो पहले प्रतिरोध से जितने जाएगी आई, दूसरे प्रतिरोध से ही आई जाएगी, तीसरा अगर होगा तो तीसरे में भी आई जाएगी। ठीक है? मतलब धारा सभी में एक समान जा रही है, वही लिखा हुआ है, सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा आई ही गुजरती है। जबकि विभवांतर देखो, विभवांतर जितने पॉइंट होंगे, जितने बिंदु होंगे, विभवांतर उसी हिसाब से बट जाएगा। तो देखो लिखा हुआ विभवांतर बिंदुओं के अनुसार बट जाता है। तो देखो पहला V विभवांतर टोटल था, लेकिन बिंदु कितने था, पहला 1 बिंदु, तो इसलिए यहाँ पे V1 विभवांतर। यहाँ पे 2 बिंदु हो गए कि नहीं, B से C तक, तो यहाँ पे V2। अगर एक और प्रतिरोध लगा देते तो यहाँ V3 हो जाता कि नहीं? लेकिन टोटल जो V है, V जो है कुल जो V है वो V1 + V2 के बराबर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या देखोगे, ओम का नियम के हिसाब से, ओम का नियम के हिसाब से आए। एक चीज पहले और समझ लो, जितना ये श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे हैं, जितने ये श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध लगे हैं, अगर हम मान लें इन दोनों को हटा दें, जितना ये काम कर रहे थे उनकी जगह कोई एक ऐसा प्रतिरोध लाएं जो इन 2 या फिर तुम 3 जोड़े हो तो 3 या 4 जोड़े हो तो 4, तो उन चारों की जगह एक कोई काम जितना काम कर सके, जितना ये काम कर रहे हैं उन चारों की जगह या इन दोनों की जगह एक कोई ऐसा प्रतिरोध लाएं। मान ले एक ऐसा प्रतिरोध लाएं कि वही काम, जो काम ये कर रहे हैं वही काम वो करे, तो उसी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे आप समझ लो, हमने इनकी जगह एक कोई प्रतिरोध हमने लाए हैं, उसका नाम क्या है, R। क्या नाम है, R। तो यहाँ पे हम छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं, ये क्या है, R प्रतिरोध है, और इन सबको हटा करके हमने R जोड़ दिया, और वही बैटरी है। बैटरी कौन है, वही, कौन सी, यही वाली बैटरी। ठीक? तो इसका जो ये जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका हमने मान लिया जो प्रतिरोध है वो कितना, R। तो जितना कुल मिला के इन दोनों का मिला करके था, उतना जो काम ये R1 और R2 मिल के कर रहे थे, ये अकेले वही काम कर दे रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे प्रतिरोध को हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तुल्य। इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब बैटरी का विभव V ही है यहाँ पे भी, और धारा I बह रही। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे विभव तो बदलेगा नहीं भैया, विभव यहाँ पे बट जा रहा था, यहाँ थोड़ा बटेगा क्या, नहीं बटेगा। ठीक, यहाँ तक समझ पाए? अब देखो, अब हम ओम के नियम से समझेंगे थोड़ा। ठीक है? ओम के नियम से क्या समझेंगे, देखिए इधर आप लोग जानते हो, ओम के नियम से आप लोग जानते हो V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं? V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे हम प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, पहला प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध कौन है भैया, R1। तो
प्रथम प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर है उसका अगर सूत्र निकालें तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से सूत्र निकल के आएगा V1। विभवांतर कितना है प्रथम प्रतिरोध के लिए? देखो V1 है कि नहीं, देख रहे हो ना? प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना है? V1। तो बराबर धारा कितनी जा रही है इससे? I तो जा रही है, I1 नहीं जा रही है, I जा रही है। तो I और R कितना है इसका? देखो R प्रथम प्रतिरोध R1, तो V बराबर R1। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरे प्रतिरोध के लिए, जो दूसरा प्रतिरोध है इसके लिए भी विभवांतर निकालेंगे तो कितना है? V2। कितना है? V2। तो लिख देंगे V2 बराबर IR2। इसको समीकरण नंबर हम 2 मार देंगे। ठीक, अगर तीसरा होता तो तीसरे में भी ऐसा कर लेते। ठीक है, चौथा होता तो चौथे में ऐसा कर लो, जितने हो आप जोड़ के कर लोगे। लेकिन ये तुल्य प्रतिरोध हमने माना है, ये मतलब इन दोनों की जगह एक ऐसा प्रतिरोध ला दें जो ये काम कर रहा है वो अकेले वही कर दे। ठीक, तो उसे कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना है? V। कितना है? V। तो V बराबर इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर I इंटू R। हो जाएगी कि नहीं? ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद देखो जो इनमें कुल विभव था, वो कितना था? V। अब बटा किस में था? V1 और V2 में। अगर 3 होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ लिखेंगे कुल विभव। तो कुल विभव जो है वो कितना है? V। कितना है? तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर है तो। ठीक है, जितने वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इसमें तो 2 ही है तो 2 ही रखेंगे मैं, और जितने हो तो आप रख सकते हो। तो इसको समीकरण नंबर मान लो 4। अब क्या करोगे? समीकरण 1, 2 और 3 से सबके मान उठा करके इसमें रखना है। इसको रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अब यहाँ पे सारे मान उठा के रख देते हैं। देखो इधर ये जो V1, V2 और V के मान सभी उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, तो रख देते हैं इधर जो भी है आपका। V का मान कितना है? I इंटू R। कितना है? I। तो I इंटू R आ जाएगा बराबर V1 का मान कितना है? देखो I इंटू R1 प्लस V2 का मान कितना है? I इंटू R2। अगर और 3 होते तो I इंटू R3 और 4 होते तो I इंटू R4। ठीक है, तो इसमें निकाल लेंगे। देखो I कॉमन आ जाएगा, तो I कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा I R, यहाँ से I आ गया R1 प्लस R2। I से I, देखो इधर I से I यहाँ कट जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। अगर 3 है तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने हैं आप उनको ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब भी आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ोगे, तो जितने प्रतिरोध हैं उनका सभी का संयोजन जो होता है, सभी का योग जो होता है वो तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हम ये मान लेते हैं यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो इसका प्रतिरोध का मान है वो है 10 ओम, इसका प्रतिरोध का मान है 5 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आएगा वो इन दोनों से ज़्यादा होगा। इससे 10 से भी ज़्यादा होगा और 15 से भी ज़्यादा होगा। सॉरी, हाँ 5 से ज़्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक, समझ पा रहे हो ना? इनके अलग अलग मानों से उसका मान ज़्यादा होगा। R का देखो होगा क्यों नहीं? देखो R1 R2 रख दो, 10 और 5 15, तो R का मान कितना आ गया? 15। क्लियर? तो अब देखो इसको समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार समझ लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों को करने के लिए प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता है। प्रतिरोधों के संयोजन से क्या किया जाता है? प्रतिरोधों का मान घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर क्रम को ही दूसरा नाम पार्श्व क्रम भी है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इस क्रम में एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध, एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध इसी क्रम में लगा रहता है। ठीक है, जुड़े रहते हैं। लेकिन ये बात याद रखोगे कि जो पहला प्रतिरोध होगा उसका दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा, है ना? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और अगर अगला और है तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। क्लियर? आगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का अलग अलग मान, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का अलग अलग जो मान है वो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा उनसे कम रहता है। कैसा रहता है? कम। जैसे देखो इसका मान 10 है, इसका मान 15 है, तो पक्का जो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है उसका मान ज़्यादा होगा इन दोनों से,
होगा कि नहीं ज़्यादा। ठीक, इतनी बात समझ पाए। तो अगर आपके पास 10 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 5 ओम का प्रतिरोध है, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है कि हमें 15 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो तुम क्या करोगे, उसको किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी तुम्हारे पास कम ओम के प्रतिरोध हैं और तुम्हें चाहिए ज़्यादा ओम का प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो प्रतिरोध हैं वो कम ओम के हैं और लेकिन तुम्हें और कम ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो उसको किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम को भी समझेंगे। एक बात और, जब हम वहाँ पे आपको पढ़ाए थे बच्चों, संधारित्रों को जब समांतर क्रम में हम जोड़ रहे थे, तो उसका जो सूत्र निकल के आया था वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वो बिल्कुल आप यहाँ से कंपेयर कर लो कि संधारित्रों का जो सूत्र निकल के आया था वो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 था, और जबकि इसका देखो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये है किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब समांतर क्रम के लिए हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो आप। देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम में क्या होता है इसको समझिए। समांतर क्रम में क्या है, देखो यहाँ पे 3 प्रतिरोध हम ले रहे हैं। कितने, 3। ये पहला प्रतिरोध है, ठीक। इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध है, इसके बाद ये तीसरा प्रतिरोध है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम ये प्रतिरोधों का नाम लिख लेते हैं, पहले वाले प्रतिरोध का नाम है R1, क्या नाम है, R1। दूसरे वाले का नाम है R2, तीसरे वाले का नाम है R3। ये 3 प्रतिरोध हैं। तो जब इन प्रतिरोधों को ऐसी तरीके से जोड़ा जाए कि इनका पहला सिरा, देखो समझ रहे हो कि नहीं, इन प्रतिरोधों का पहला सिरा, देखो ये पहला सिरा है कि नहीं, इसको किसी एक बिंदु से जोड़ दें। प्रतिरोधों का पहला सिरा हम क्या करें, किसी एक बिंदु से जोड़ दें। तो इसका एक बिंदु ये है, इससे जोड़ दिया, इसको भी इसी से जोड़ दिया, इसको भी इसी से जोड़ दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर हम क्या करें, जो प्रतिरोध हैं इनको इस तरीके से जोड़ें कि उनका पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा को भी एक बिंदु से जोड़ो। दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दो, इससे। समझ पा रहे हो कि नहीं। पहले सिरे को एक बिंदु से, दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ें, तो ये जो संयोजन है, इस संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समझ पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल परिभाषा याद रखोगे। यदि प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और उसका दूसरा वाला सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, एक के बाद एक को जोड़ते थे, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो मान लेते हैं जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बी। ठीक, समझ पाए यहाँ तक। अब इन ए और बी दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, अब बैटरी जोड़ेंगे। यहाँ से देखो, इनको क्या किया हमने, एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी का सिरा है। बैटरी का प्रतीक आप लोग जानते हो, उस दिन हमने आपको पढ़ाया भी था। ठीक, तो ये बैटरी है। क्लियर। अब जैसे ही बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो आप जानते हो जो बैटरी का ये बड़ी लाइन है ये प्लस होती है और ये वाली माइनस होती है। तो आपको मालूम है कि इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस। ठीक, अब विद्युत धारा जो है बहेगी आपकी इधर से, इस तरीके से ऐसे बहेगी कि नहीं। अब देखो यहाँ से विद्युत धारा चलेगी, जब ये यहाँ से विद्युत धारा आई चलेगी, तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचेगी ए बिंदु पर, अब विद्युत धारा जैसे ए बिंदु पे पहुँची, कन्फ्यूज, विद्युत धारा कन्फ्यूज। अरे यहाँ तो 3 रास्ते हैं, किधर जाएँ, इधर जाएँ, किधर जाएँ, किधर जाएँ, वो कन्फ्यूज़ हो गई। तो अब होगा क्या, जब 3 रास्ते आ गए तो विद्युत धारा क्या करेगी, विद्युत धारा ऐसा नहीं करेगी कि 3 लोग हों तो एक ही के पास चली जाए, वो तीनों के पास उनकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। विद्युत धारा क्या करती है, इन तीनों में से सबके पास जाएगी, तीनों में जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, लेकिन इनकी क्षमता के अनुसार जाएगी। जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें कम जाएगी, जिसमें कम है उसमें ज़्यादा जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्षमता के हिसाब से विद्युत धारा जाएगी। तो आई जो विद्युत धारा थी, तो इसमें जो जा रही है, मान लिया आई में से कुछ गई, इसमें पहले वाले में गई I1, कितनी गई I1। समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरे वाले में जो जा रही है इसको मान लिया I2, तीसरे वाले में जो जा रही है I3। यहाँ ध्यान समझना बच्चों, ये धारा टोटल कितनी थी I, और जैसे 3 रास्ता इसने देखा है तो 3 रास्ता में तीनों में जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे घर में मान लो पिताजी कुछ खाने के लिए लाए हैं और घर में 5 सदस्य हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक के लोग को दे देंगे, सबको देंगे बराबर बराबर, लेकिन लाए जितना थे टोटल वो तो कुल उतना ही रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ भी है कि ये आई कुल धारा कितनी आई थी I, अब रास्ता कितने हैं 3,
तो सब में जाएगी अपने अपने हिसाब से। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, क्लियर। तो इसमें जो गई है वो I1 है, इसमें I2 और इसमें I3, तीनों को जोड़ोगे तो I के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो, ये जो बैटरी है बच्चों, बैटरी का विभव कितना है मान लेते हैं V। कितना है? V। बैटरी का विभव कितना है? V। अगर बैटरी का विभव V है तो हमने क्या बताया था आपको? हमने आपको इस दिन बताया था कि विभव जो होता है वो बिंदुओं के हिसाब से बदलता है। अगर बिंदु ज़्यादा होंगे तो ये विभव उस हिसाब से बदल जाएगा। तो यहाँ बिंदु कितने? 2 हैं। तो अगर बैटरी का विभव V है तो इन AB का विभव भी कितना ही रहेगा? V ही रहेगा। कितना रहेगा? समझ पाए आप? ठीक है। अब देखो समझते हैं आगे। अब यहाँ पे हम ये मान लें जो ये पूरा सिस्टम है, ये जो 3 प्रतिरोध काम कर रहे हैं, इन तीनों को हटा दें तो जितना काम ये कर रहे हैं उन तीनों की जगह कोई ऐसा प्रतिरोध ले आए जो वो इन तीनों को बराबर काम कर रहा हो। नहीं समझ पा रहा है? क्या बताया? ये तीनों प्रतिरोध हैं, इनकी जगह में कोई ऐसा प्रतिरोध ले आए जो कि इन तीनों प्रतिरोधों के बराबर काम करे। ठीक, उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम उसको भी बना देते हैं। ठीक है, ये मान लो तुल्य प्रतिरोध है। देखो इधर बनाते हैं। ठीक है, अब समझना यहाँ पे ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, यही बैटरी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इसका नाम है R। क्या नाम है? R। विभवांतर कितना है? V। धारा कितनी है? I। क्लियर। ये किया गया तुल्य प्रतिरोध जो है इन सभी को हटा करके, हम समझ ले रहे हैं, इन सभी को हटा करके इसकी जगह ये सेट कर दिया गया। जब सेट कर दिया गया तो ऐसा चित्र बनेगा कि नहीं? यहाँ तक समझ पाए? अब देखो इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि जो ये पहला वाला आपका प्रतिरोध दिख रहा है, ये प्रथम प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3। ठीक है, इसमें देखेंगे धारा किस हिसाब से बढ़ती हुई है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे देखो, लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से देखो, ओम का नियम क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है, V बराबर I इंटू R होता है। V बराबर I इंटू R होता है। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या? धारा I। तो I बराबर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? V अपॉन R। क्या निकल आएगा? I बराबर V अपॉन R। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। तो अब ओम के नियम से हम यहाँ पे लिखेंगे जो प्रथम ये आपका प्रतिरोध है, प्रथम प्रतिरोध कितना है? R1। तो लिखेंगे प्रथम प्रतिरोध R1। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं बच्चों, ओम के नियम से हम जान रहे हैं कि जो पहला प्रतिरोध है इससे कितनी धारा जा रहा है? I1। तो हम यहाँ पे ओम के नियम से निकाल लेते हैं। I बराबर क्या होता है? V अपान होता है। क्या होता है? तो प्रथम प्रतिरोध से जाने वाली धारा कितनी है? I1। कितनी है? I1। तो I1 बराबर अगर निकालेंगे तो I1 बराबर निकालेंगे तो हमें मालूम है V बटे R होता है। लेकिन विभव तो समान है, सब में विभव कितना है? V है। तो ऊपर आएगा V, ऊपर कितना आएगा? V। और नीचे R कितना है? देखो R1। तो V अपान R1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। नहीं समझ पाए? प्रथम प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है? I1। और I1 बराबर कितना होगा? V बटे R1। क्लियर। इसके बाद देखो द्वितीय प्रतिरोध जो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो द्वितीय प्रतिरोध R2 है। तो इससे कितनी धारा जा रही है? देखो इससे कितनी धारा जा रही है? I2। कितनी जा रही है? I2। तो I2 बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा? I2 बराबर देखो टोटल विभव कितना है? V। तो ऊपर आ जाएगा V, तो V लिख देंगे बटे नीचे क्या है? R। तो यहाँ पे कितना प्रतिरोध है? R2। तो लिख देंगे R2। समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब देखो तीसरे प्रतिरोध से जाने वाली धारा, तीसरा प्रतिरोध कौन सा है? ये। इससे कितनी धारा जा रही है? इसको लिखेंगे तो लिखेंगे I3 धारा जा रही है। कितनी जा रही है? I3। तो V बटे R3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या बताया? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? इसको हटा दो यहाँ से, इन तीनों को हटा दो। देखो इधर, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों? R। तो R से कितनी धारा जा रही है? I। तो यहाँ पे लिखा तुल्य प्रतिरोध R से जाने वाली धारा। तो I बराबर क्या आएगा? देखो I बराबर V अपॉन R। क्लियर। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो हमें मालूम है बच्चों, देखो ये कुल धारा कितनी है? I। कुल धारा कितनी है? I बराबर होगा क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं? तो लिखेंगे कुल धारा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कुल धारा। तो कुल धारा कितनी है बच्चों? I। तो I बराबर क्या आएगा? देखो I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब हम करेंगे क्या बच्चों? समीकरण देखो यहाँ पे 1 2 3 4 से I1 I2 I3 के मान और यहाँ पे रख देंगे समीकरण 5 में। ठीक है, रख देंगे कि नहीं? लिख दो इसे। समीकरण 1 2
3 4 से मान समीकरण 5 में रखने पर। तो भाई अब इसमें रख दिया बच्चों, तो देखो ये आई बराबर तुम्हारा क्या है, वी अपॉन आर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर बराबर I1 का मान कितना, देखो I1 का मान यहाँ पे निकाला है ना, वी अपॉन R1 कितना है, वी अपॉन R1। तो ये हो जाएगा वी अपॉन R1 प्लस R2 का मान कितना है, वी अपॉन R2। देखो I2 का मान कितना है, वी अपॉन R2 है ना, फिर बराबर R3 का मान कितना, देखो वी अपॉन R3, ये वी अपॉन बराबर थोड़ा प्लस वी अपॉन R3। क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। देखो इधर से v ले लो कॉमन, तो जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा v, और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है बच्चों, और इधर देखो क्या हो जाएगा v अपॉन R, v से v कट जाएगा, तो यहाँ से जो तुम्हारा समीकरण निकल के आएगा वो क्या निकल आएगा, देखो इधर 1 अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो ये कुछ निकल करके यहाँ से आ गया। ठीक है, ये मेन समीकरण है यहाँ से। ठीक, देखो तो यहाँ पढ़ लेते हैं बच्चों हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। क्या लिखा हुआ है, जब प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को किसी एक बिंदु से तथा उसके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। क्लियर, समझ पाया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद हमने आपको ये समझा दिया, ये 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 लगे हैं, ये जिनका पहला बिंदु है A पॉइंट से जुड़ा है, दूसरा बिंदु B पॉइंट से जुड़ा है। क्लियर, अब इसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया, जो I धारा एक बैटरी से हमने जोड़ दिया, बैटरी का विभव कितना है, V वोल्ट है, और इसमें धारा निकलने वाली कितनी है, I है, और I जो धारा है वो 3 भागों में बटेगी, I1 I2 और I3 में। क्लियर, इसके बाद फिर हमने ओम का नियम लगाया है। ओम के नियम से देखो 3 भागों में बट रही है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ये टोटल धारा कितनी थी, I, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो I के बराबर ही तो आएगा। तो ओम के नियम से हम I का मान निकाल रहे हैं सबके लिए, यानी इसमें कितनी धारा जा रही है वो I का मान, और इसमें कितनी धारा जा रही है वो I का मान, इसमें कितनी धारा जा रही है वो भी I का मान, वो हम ओम के नियम से निकालेंगे। किसके नियम से, ओम के नियम। तो बस भाई ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध R1 में जाने वाली धारा तो I1 बराबर V अपॉन R1 समीकरण नंबर 1, द्वितीय प्रतिरोध R2 में जाने वाली धारा I2 बराबर V अपॉन R2 समीकरण नंबर 2, तृतीय प्रतिरोध में I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब ये तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब हमने बता दिया, इन तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ेंगे, तो इसमें कितनी धारा जा रहा है, बराबर V अपॉन R। ठीक है, 3 समीकरण हो गए, लेकिन कुल धारा कितनी थी I, अब इनमें बटी कितनी है, I1 I2 I3 में, यानी इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो I के बराबर आ जाएगा, तो I बराबर I1 I2 I3 आ जाएगा। अब यहाँ से मान उठा करके रख देंगे V अपॉन R1, और ये फिर इसके बाद सारे मान रख दिया और V कॉमन ले लिया, V कट गया, तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से एक नियम ये निकल के आएगा बच्चों, हम देख लेते हैं, मान लेते हैं ये R1 का मान जो है, R1 का मान है कितना 10, इसका मान लेते हैं 20, इसका मान लेते हैं 30, इसका 10 ओम, इसका 20 ओम, इसका 30 ओम। ठीक, ऐसे मान लिया अगर, तो अब अगर हम R का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो वो जो मान निकल के आएगा वो इन तीनों में से सब 10, जो 10 है ये सबसे छोटा कौन है, 10 है, 10 से भी छोटा निकल करके आएगा। ना मानो तो देख लो, देखो 1 अपॉन R1 है ना, देखो 1 अपॉन R1 का मान निकालना है, R1 का मान 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 का मान कितना, देखो 10, कितना है 10, R2 का मान कितना है 20, R3 का मान कितना है 30, एलसीएम कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो कितना 3, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6 3 9 और 2 11 बटे 60। अब ये 1 अपॉन R का मान निकला है, लेकिन हमें निकालना क्या, R तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पलट दो इनको, पलटेंगे तो आ जाएगा R बराबर 60 बटे 11, 60 बटे 11 आएगा। अब भाग दोगे तो 5 दशमलव कुछ आपका निकल के आएगा, इसको निकाल के देख लो। अब देखो ये तुल्य प्रतिरोध का मान 5 आया है, अब देखो इनमें सभी का मान किसका, 10 सबसे छोटा था। तो जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हो तो क्या होता है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम प्रतिरोध का मान निकल करके आता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में क्या था, जो सबसे बड़ा है उससे भी ज़्यादा मान निकल करके आता है। ठीक है, समझ पाए। तो यही लिखा हुआ, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान उसके अन्य प्रतिरोधों के अलग अलग मान से भी कम होता है। समझ पाया कि नहीं। ठीक, तो यहाँ से ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं नई चीज़, इसको नोट करो।